मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे, लेकिन उनको बड़े पैमाने पर नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए होली का त्योहार जब हम फूलों रंग से खेलते थे तो कई बार लोग उसको अवॉइड करते थे, कई बार लोग शामिल नहीं होते थे आकर के। और क्योंकि हमारे गांव में हम लोग होली मनाते थे सब लोग बैठ करके, और कई बार होली में नेताजी से मिलने वाले लोग अपने कपड़े बदल करके आते थे, रंग ना पड़ जाए, या रंग की वजह से खेलने नहीं आते थे, मिलने नहीं आते थे। तो मुझे याद है हम लोगों ने उस जमाने में, आज से कई वर्षों पहले, 25-30 साल हो गए होंगे सर, हाँ, फूल की होली खेलना शुरू किया। और क्योंकि मैं कन्नौज से आता था, कन्नौज में फूल की कमी नहीं है, तो कन्नौज से और हमारे तमाम किसान भाइयों से फूल लिया करते थे हम लोग, और फूल की होली हम लोगों ने शुरू की थी। और ऐसा त्योहार मनने लगा कि सब लोग आने लगे, कपड़े भी खराब नहीं होते हैं, और एक उत्सव की तरह हम लोग उसको मनाने लगे। इनफैक्ट इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। आज अगर आप लखनऊ, आप उस बेल्ट के आसपास जाके देखेंगे तो सारा किसान फूल उगाने लगा है कि होली आ रही है, फूलों की होली क्योंकि चलेगी, तो बहुत किसान उगाता है, जिससे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को कई गुना फायदा हुआ। वो आज भी चल रहा है रोज आपके उस एक्शन की वजह से। इसी तरह सर मैं चाहूंगा, आपने जो महोत्सव शुरू किए थे लखनऊ में, झांसी में, आगरा में, उसके बारे में आपका आइडिया कैसे है? वो क्रिएटिविटी कहां से आई आपको, आपने सोचा कैसे? सफाई महोत्सव के बारे में सब जानते थे, लेकिन बहुत सारे जगह पर पहले से महोत्सव हुआ करते थे। अयोध्या में रामायण मेला था, चित्रकूट में रामायण मेला था। जो लोकल हमारे आर्टिस्ट हैं, लोकल जो हमारे कलाकार जुड़े रहते हैं उससे। इसी तरह झांसी का फेस्टिवल शुरू किया, आगरा का फेस्टिवल शुरू किया, आपके वाराणसी में शुरू किया। न केवल फेस्टिवल शुरू किए, मुझे याद है कि हर शहर के एसेंस क्या है उसके लिए परफ्यूम भी हम लोगों ने बनाया कि उस शहर का परफ्यूम क्या हो सकता है। वाराणसी के घाटों में हम क्या सुगंध आती है, क्या महक आती है। तो ये कोशिश की, उससे बहुत सारे आयोजन हुए, बहुत सारे कलाकारों को मौका मिला। आला थी हमारे और जो लोकल आर्टिस्ट थे जिनको परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिलता था, लेकिन उस फैसले ने और सरकार के सहयोग से बड़े पैमाने पे आर्टिस्टों को और फेस्टिवल्स होना शुरू उत्तर प्रदेश में हो गए। कथक को बहुत सपोर्ट किया उस समय आपने, कथक को किया, और उसके बाद जो कलाकार जिनको कोई पहचान नहीं मिलती थी उनको सम्मान देने का भी काम शुरू किया। और यश भारती से हम लोग सम्मान करते थे। कई कलाकार ऐसे थे जो कलाकार तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी पहचान नहीं बन पा रही थी, उनका जीवन यापन नहीं हो पाता था, क्योंकि कला एक समय पर उनका साथ दे रही थी, लेकिन उम्र की वजह से वो लोग उस कला में जुड़े तो थे, लेकिन अपना सम्मान नहीं पा पाते थे। इसलिए मुझे याद है कि नेताजी ने जो यश भारती का कार्यक्रम शुरू किया था, और सबसे पहले यश भारती का कार्यक्रम जो नेताजी ने मुंबई से ही शुरू किया था, और उसके बाद जितने भी बड़े कलाकार यूपी से जो थे या यूपी से जिनका रिश्ता था, उन लोगों को यश भारती से सम्मान देने का काम शुरू किया था। न केवल यश भारती से एक साथ जो सम्मान मिलता था उसमें धनराशि थी, लेकिन उसके साथ एक और नई चीज जोड़ी हुई, वो शायद देश में किसी प्रदेश ने नहीं की थी। वो थी कि उनको प्रति महीना सम्मान राशि दी जाएगी 50,000 रुपए। बहुत बड़ी चीज थी। और कलाकार के साथ साथ जब हम लोग कलाकारों को देने लगे, तो मुझे याद है इंडिया हॉकी टीम के जो टीम कैप्टन रहे और गोलकीपर बहुत समय तक रहे, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये जो सम्मान आप प्रति महीना दे रहे हैं कलाकारों को, आर्टिस्टों को, म्यूजिक के लोगों को या म्यूजिशियंस को, तो ये स्पोर्ट्स के लोगों को भी मिलना चाहिए। और उस समय हम लोगों ने ये फैसला लिया कि यश भारती, पद्मश्री, पद्म विभूषण या जिस भी अवार्ड से वो खिलाड़ी या स्पोर्ट्स से जुड़ा संबंधित व्यक्ति सम्मान पा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार से सम्मान राशि 50,000 रुपए महीना देने का काम हम लोग करेंगे। और इस तरह बहुत सारे आर्टिस्ट जिनको सब हम लोग भूल गए थे। मुझे याद है रीता गांगुली जी बहुत बेगम अख्तर की म्यूजिक से जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि बहुत गरीब कलाकार हमारे हैं, अगर उनको सम्मान मिल जाएगा, उनको भी इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कलाकारों का सम्मान करने का मौका मिला, केवल एक रिफॉर्म से, एक बदलाव से, एक
छोटे से फैसले से जो सरकार ने लिया, उसमें बड़े पैमाने पे समाज के जिम्मेदार लोग, सम्मानित लोगों को सम्मान देने का मौका मिला। सच्चाई तो यह है कि जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, उससे क्रिएटिविटी का रेवोल्यूशन भी शुरू हो गया जी। और बड़े पैमाने पे डिजिटल रेवोल्यूशन ने शुरू कर दिया। और मुझे याद है, क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए और जो हमारे गांव के बच्चे हैं उन तक भी उस समय के हिसाब से चीजें पहुंचे, क्योंकि उस समय लैपटॉप अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम था। और हमारी समाजवादी पार्टी को यह माना जाता था कि ये गांव की पार्टी है, अंग्रेजी के खिलाफ है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक फैसले ने, मुझे याद है, हमारा एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो बना था और केवल एक फैसले ने कि हम बच्चों को लैपटॉप देंगे। जो अगले दिन न्यूज़पेपर छपा था उसमें सब में हेडलाइन ये थी कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी तो बच्चों को पढ़ने के लिए जो आगे पढ़ाई करेंगे उनको लैपटॉप देने का काम करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके लिए कोई भी एक भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा पाया आज तक। और प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए कि क्या कितना बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन किया है और प्रोक्योरमेंट किया है, उसके लिए आपको याद होगा कि एचपी के जो सबसे बड़े अधिकारी थे मार्केटिंग के, वो लखनऊ आए थे। उन्होंने बाकायदा रिव्यू किया था कि जो लैपटॉप उन्होंने दिए हैं या लैपटॉप से जो उत्तर प्रदेश की सरकार जुड़ी है वो वाकई में बच्चों पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और वो शायद एक सक्सेसफुल स्कीम थी जिसने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लैपटॉप दिया। और मैं जब देखता हूं आज भी कई बच्चे मुझे टकराते हैं आज इतने साल बाद भी, तो वो कहते हैं कि जो आपने लैपटॉप दिया था वो आज भी हमारा चल रहा है। क्या बात है। और वो अभी भी काम कर रहा है। और उसमें एक छोटा सा बदलाव हम लोगों ने ये किया था, अगर आपको याद हो कि जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ तो हमने उसमें एक शर्त रखी, और शर्त ये रखी कि जब लैपटॉप ऑन हो तो उसमें नेताजी और हम ही दिखाई दें। तो एक छोटी सी क्रिएटिविटी से वो एग्जाम्पल ऐसा बना कि आज भी लैपटॉप कोई ऑन करता हुआ उस जमाने का, वो आज भी हम ही लोगों की तस्वीर देखता होगा। वो हाथ पे किसी के हो, किसी पार्टी के व्यक्ति पर पहुंच गया हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया और एचपी ने उस पर केस स्टडी भी लिखी और बहुत सालों तक वो केस स्टडी उनकी वेबसाइट पे भी रही।